हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशा मदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ मिलती हैं आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह की क्लासेस। तो क्वेश्चन है, देखिए, मैं रिलेशन फंक्शन करा रहा हूँ 12th क्लास का। रिलेशन आर इन द सेट जेड, क्या ना, आर जो है वो जेड से बनता है। ऑल इंटीजर नंबर, जेड क्या है? एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर आप जानते हो 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कह रहा है आर डिफाइंड ऐसे करके दिया गया है। कौन सी फॉर्म में दिया गया है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये दिया है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज एन इंटीजर। समझते इस बात को गंभीरता से थोड़ा सा कि कैसे क्या मामला है इसका। एक रिलेशन बनना है, इसे रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं हम। ये रोस्टर फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ा जाएगा। तो हम इसी को इसी फॉर्म में करेंगे। मैंने आपको बता ही दिया था कि हम किस फॉर्म में कर सकते हैं, इसी फॉर्म में कर सकते हैं इसे। देखिए क्या कह रहा है ये। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। आप जानते हो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? खुद का डबलेट बनना चाहिए। एक्स माइनस वाई, होता क्या है, एक्स में से वाई जा रहा है तो एक इंटीजर नंबर बनना है। इंटीजर नंबर कौन आ रहा है? एक इंटीजर आ रहा है। सीधा सा फंडा, एक्स में से वाई जा रहा है तो इंटीजर आ रहा है। अगर एक्स में से एक्स लेस कर दूं तब भी इंटीजर ही आएगा। क्या आएगा? इंटीजर। क्यों आएगा? एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचा? जीरो। और जीरो अपने आप में क्या होता है? इंटीजर होता है। तो आप सब जानते हैं ये बात। तो आइए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। और ये कैसा नंबर है? इंटीजर। ये इंटीजर है, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब खुद का डबलेट बनना है और इंटीजर आ रहा है, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है तो हेंस, चाहे ए माइनस ए लिख दीजिए आप अपनी तरफ से, ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेंस आर इज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सिव है। हम चेक कर लेते हैं किसके लिए। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में स्वतुल्य कहते हैं, स्वतुल्य। फॉर सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के लिए हम चेक कर लेते हैं। सिमेट्री में क्या है? इफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, यानी कि हम जानते हैं एक्स माइनस वाई क्या है? एक इंटीजर नंबर है, हम मान लेते हैं एम, जो कि क्या है? इंटीजर। इसलिए y माइनस एक्स, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का एम आ जाएगा। ये रहेगा फिर भी ये इंटीजर ही। क्या रहेगा? इंटीजर। इस माइनस से कोई लेना देना हमारा नहीं, रहना इंटीजर ही। एक्स में से बाई घटाओ तब इंटीजर आ रहा है, तो बाई में से एक्स घटाओ तब भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए इनका उल्टा बनना है, सीधा तो है ही, उसका उल्टा। उसमें भी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब क्या होगा? आर इज रिफ्लेक्सिव
हेंस। आइए आगे चेक कर लेते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, इफ x माइनस वाई इक्वल टू मैंने मान लिया m है, जो कि कैसा है, इंटीजर, एंड y माइनस एक्स, इसमें से मान लो क्या है, n है, और ये भी क्या है, इंटीजर। इस इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट मान लूं थोड़ी देर के लिए, इस इक्वेशन क्या मान लूं, सेकंड, मैं प्लस कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड को प्लस करूंगा, राइट हैंड में राइट। तो एक्स माइनस वाई, ये दोनों इंटीजर मान लिया मैंने, तो एम प्लस एन, यहाँ बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, ओ ये जेड मान लिया, राइट, जेड मान लिया, क्या मान लिया, जेड। बाई से बाई कैंसिल हो गया, एक्स माइनस जेड इक्वल टू एम प्लस एन, ये भी क्या होगा, इंटीजर ही हो, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है तो इंटीजर रहता है, इंटीजर में इंटीजर घटाया जाए तो इंटीजर रहेगा। जैसे पूरी पूरी संख्या में से पूरी पूरी संख्या डिवाइड किया, 3 में से 2 जाएगा तो भी बन रहेगा, 2 में से 3 जाएगा माइनस में रहेगा इंटीजर ही, क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है पूरा पूरा। तो x माइनस जेड प्लस एम प्लस वन आ गया, जो भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है, इसका मतलब x का y से बनना, y का z से, तो x का z से रिलेशन बन गया, वही कंडीशन को फॉलो कर गया, तो लिख दो हेंस r इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव को संक्रमक कहते हैं, सिमेट्रिक को सम्मित कहते हैं, क्या कहते हैं, सम्मित। तो समझ में आ ही गया होगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी मैंने क्वेश्चन किया था, और इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ऐसे थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया क्या, नहीं ज़्यादा जगह में कर दिया, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये क्या आ गया, हाँ, कह रहा है डिटरमाइन द वेदर ईच, भाई कह रहा है बताइए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन बनना है आर का सेट ए से, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई, बड़ा सिंपल सी बात है। ये कह रहा है एक जगह, एक टाउन है, कस्बा शहर है, पार्टिकुलर टाइम, उसी टाइम की बात हो रही है, आर एक्स कॉमा बाई एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। दूसरी कंडीशन कह रहा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेशन, एक्स इज द एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, एक्स इज द, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं 5 मिनट में, कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया है। तो खैर कोई नहीं, हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, और पहला क्वेश्चन ओरली करा देता हूं, अगर आप चाहे तो कर भी सकते हैं। अगर एक्स और वाई सेम टाइम एक ही जगह काम करते हैं, मतलब एक्स और वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो एक्स जब होगा तो दूसरा एक्स भी वहां हो सकता है, यानी एक्स का डबलेट बन जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। उल्टा कर दें, एक्स की जगह वाई आ जाए, वाई की जगह, पहले एक्स और वाई एक जगह है, अब उलट दे रहे हैं एक्स और वाई, क्योंकि एक ही जगह है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक्स यहाँ पर है और वाई भी यहाँ पर है, अब उलट दिया, वाई को यहाँ कर दिया, फिर एक्स को भी ही कर दिया, तो इसका मतलब उल्टा भी यहाँ बनना है, सीधा है उल्टा भी यहाँ बनना है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। दूसरा ये कि एक्स और वाई एक ही जगह, लाइट कर लिया वाई और जेड एक ही जगह, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी एक ही जगह होंगे। तो आप करते हैं हम इसको, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, और रिफ्लेक्ट। आप सोचो ये रोस्टर फॉर्म से हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई गिनती विनती का दिया नहीं है, खाली एक क्या दिए, ह्यूमन बींग्स दिए, यानी कि जीवित प्राणी दिए। तो एक्स कॉमा वाई ये दिया है, आर इक्वल टू
x, y such that x and y work at the same place। एक ही प्लेस पर, सेम प्लेस पर एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। तो रिफ्लेक्सिबल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू आर कर देते हैं। ए में तो है ही एक्स कॉमा एक्स, यानी कि खुद का खुद से तो डबलेट बनी जाएगा एक ही जगह, बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी कंडीशन है फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्री में क्या होता है, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई, इसने ये कब कहा है, इसकी बात ये है, कह रहे हैं एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये कंडीशन दी है कि एक्स और वाई बिलोंग करता है आर में, तो एक्स और वाई जो है सेम जगह पर वर्क करता है। यहां पर क्या होगा, इट इज इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है अगर आर में, तो इसका उल्टा हो जाएगा, एक्स की जगह वाई आ जाएगा और वाई की जगह एक्स आ जाएगा, वर्क एट सेम प्लेस। तो बात तो भाई है एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं, या वाई और एक्स एक ही जगह काम करते हैं, यानी सीधा उसमें है तो उल्टा भी उसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। जब बिलोंग कर रहा है तो भाई जी इसमें कोई भी इशू नहीं है मेरे भाइयों। तो हम लिख सकते हैं जब सीधा है, एक्स की जगह वाई, एक्स और वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं, या मैं कह दूं वाई और एक्स एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, तो हम लिख देते हैं आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया। अगली कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ गई होगी, इसका पिक ले सकते हैं आप। अगली कंडीशन ये है फॉर ट्रांजिटिव, ये होता है बस थोड़ा सा टफ, बाकी ये दोनों तो बहुत सिंपल होते हैं, ये तो समझ में आ ही जाते हैं। इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, आपके नंबर क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर में, कंडीशन क्या आती है, एक्स एंड, ये कंडीशन तब लग रही है जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सीधी सी बात है, अगर मैं उल्टा कर देता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं, वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है आर में, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन लगेगी वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। सीधा सा फंडा है, एक्स और वाई बिलोंग आर में करता है तो एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं, वाई और जेड अगर बिलोंग कर रहा है तो वाई और जेड एक ही जगह काम करते हैं। जब एक्स वाई की जगह काम कर रहे हैं, यानी की जगह काम कर रहा है, वाई जेड की जगह काम कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी, इट इज इंप्लाइज एक्स कॉमा जेड अगर बिलोंग करते हैं आर में, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। सीधी सा फंडा है, एक्स और वाई सेम जगह काम करते हैं, वाई और जेड एक जगह काम करते हैं, तो एक्स और जेड भी तो एक ही जगह काम कर रहे होंगे, सीधा सा है, तो हेंस आर इज ट्रांजिटिव। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे थोड़ा देख लीजिए भैया, एक्स जहां काम करता है वहां एक्स काम कर ही रहा होगा, सीधी सी बात है, एक्स की जगह एक्स काम कर ही लेगा। एक्स की और वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स एक ही जगह काम कर रहे होंगे। एक्स वाई अगर एक जगह काम करते हैं, मैंने लेट कर लिया, वाई और जेड एक जगह काम करते हैं, उसका मतलब एक्स और जेड भी एक जगह काम कर रहे होंगे। तो ये क्या है,
तीनों निकला, रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। इक्विवेलेंस कह सकते हैं, अगर तीनों को मिला के कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज इक्विवेलेंस। अरे यार उसके कई क्वेश्चन है, उसके तो कई क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन ये है इसका, कह रहा है बी वाला पार्ट, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेशन। कह रहा है एक्स और वाई सेम लोकेशन पे है, तो एक्स जहां पर है वहां एक्स तो हो गई, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। अब एक्स और वाई सेम जगह है, तो वाई और एक्स भी सेम ही जगह होंगे, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। एक्स और वाई एक जगह है, मैंने लेट कर लिया, वाई और जेड भी एक जगह है, तो एक्स और जेड भी एक जगह होंगे, तो ये आप आराम से कर सकते हैं, करने की कोशिश करिएगा। एक्स इज द एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये कह रहे हैं एक्स इज द एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन वाई। एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, किससे, वाई नहीं, वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा टैलर लंबा है कौन, वाई। तब क्या होगा, एक्स इज द वाइफ ऑफ एक्स। कह रहे हैं एक्स इज द वाइफ। ये वाले क्वेश्चन बहुत सस्ते हैं इस वाले में, डी वाले में, तो ये मैं करा देता हूँ। ये कई को बच्चे ऑफलाइन पूछने आते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है कि एक्स वाई की वाइफ है। तो अब वाई हो गया जेंड, एक्स वाइफ हो गई, वाई क्या हो गया जेंडर, तो वो कराऊंगा तब समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कहाँ गए वो दिन जो कहते थे। देखिए इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है एक्स कॉमा वाई आर, जो रिलेशन बनना है वो एक्स कॉमा वाई से बनना है। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेशन। ये कहाँ रहते हैं, ये एक ही लोकेशन पर रहते हैं। तो सिंपल सा है, हम चेक कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। देखिए होता क्या है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर देन एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है एक्स और वाई सेम लोकेशन पर रहते हैं, तो इसका मतलब एक्स तो एक्स की जगह रह ही सकता है और सेम लोकेशन हो सकती है, तो एक्स तो एक्स की जगह मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, तो ये लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं एक्स एंड एक्स, एक्स और एक्स लिव इन द सेम लोकेशन। भाई मैं अपनी लोकेशन पे तो रहूंगा ही, मैं और मेरा क्लोन अगर मान ले बन जाए तो वो सेम लोकेशन पे रहेगा, तो इसे लिखो या मैं लिखो कोई जरूरत नहीं, सीधी सी बात है। तो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सीधा सा फंडा, रिफ्लेक्सिव तो है ही है। आओ चेक कर लेते हैं फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर में, तब कंडीशन ये है कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेशन। मेरे भाइयों मित्रों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं छोड़ा है मैंने जो बहुत नया कर दिया। सीधे सीधे जो इन्होंने कहा था वो बात लिख दी कि एक्स और कॉमा वाई है, एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेशन, ये एक ही लोकेशन पर रहते हैं। अगर ये सेम लोकेशन पर रहते हैं, मान लो एक्स और वाई सेम लोकेशन पर रहते हैं, तो वाई की जगह एक्स आ जाए और एक्स की जगह वाई आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब भी सेम लोकेशन ही रहने वाली, क्योंकि लोकेशन अलग अलग है नहीं। वाई कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है आर में अगर, तो ये होगा वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेशन। सीधा सा फंडा है, एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेशन, तो वाई और एक्स भी लिव इन द सेम लोकेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस कोई फर्क नहीं पड़ा, हेंस आर इज सिमेट्री, सिमेट्रिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात कर लेते हैं। बस ट्रांजिटिव में खेल होता है, किसी में खेल नहीं होता है, किसमें खेल होता है, फॉर
इस वाले बोर्ड पर राइटिंग अच्छे नहीं आता है, दूसरे पर आता है लेकिन उस पर पीपीटी नहीं खुल रही है। ये इशू हो गया। ये बहुत पता नहीं क्या है, इस पर मार्कर फिसलता है, जाने क्या है, समझ में नहीं आता। ये कह रहा है इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, अगर ये करता है, क्यों करता है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेशन। ये आप सब जानते हैं। लेट कर लेता हूं मैं मान लेता हूं एक्स वाई एक ही जगह लिव करते हैं, तो वाई और जेड ये मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से। इससे सरल लगेगा आपको, चाहो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वाई और जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये हो गया वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेशन। अब एक्स और वाई साथ में है तो सेम लोकेशन पे, वाई और जेड सेम लोकेशन पे है, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी सेम लोकेशन होंगे, क्योंकि एक्स मान लो वाई की जगह काम कर सकता है वहां पर, और वाई जेड की जगह काम कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स वाई की जगह कर सकता है, तो यहाँ पर देखो एक्स वाई की जगह कर सकता है, तो एक्स और जेड यहाँ पर होंगे। इट इज इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग करेगा आर में। क्यों, एक्स एंड जेड लिव इन द सेम सेम लोकेशन, सीधा सा फंडा है। इसलिए क्या हो गया, ये रिलेशन बन गया, तो आर इज द ट्रांजिट हेंस। तो ये वाली भी बात आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कंडीशंस को। क्या है कंडीशन, ये थी फॉर एवरी एक्स बिलोंग करता है आर में, तो एक्स एक्स क्या वाई की जगह होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और वाई अगर एक जगह है तो वाई और एक्स एक जगह होंगे। ये कह रहा है एक्स और वाई एक जगह है, तो मैंने लेट कर लिया वाई और जेड एक जगह है। जब एक्स वाई एक जगह है तो वाई और जेड एक जगह है, तो इसका मतलब एक्स और जेड, मान लो एक्स और वाई साथ में चाय पी रहे हैं और वाई और जेड साथ में चाय पी रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी तो साथ में चाय पी रहा होंगे, सीधा सा फंडा है। तो एक्स और जेड भी बिलोंग करता है, इसलिए आर कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी ज्यादा कुछ। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, फिफ्थ का सी, कह रहा है आर रिलेशन दिया है एक्स कॉम वाई, एक्स इज द एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। कह रहा है एक्स ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे, वाई से। सीधी सी फंडा है, ये दिया है टॉलर देन वाई, एग्जैक्टली यानी ठीक। तो करते हैं आओ थोड़ा सा फंडा, और रिफ्लेक्सिव एक्स बिलोंग करता है आप, देन देखिए एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर करता है नहीं करता है, खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, तो आप कहोगे नहीं हो सकता, तो लिख दो यहाँ पर ये बिलोंग नहीं करेगा, खुद से लंबा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, शॉर्ट में लिख दो x इक्वल टू एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर, ये कभी हो सकता है, शॉर्ट में लिख दो, चाहे पूरी बात लिख दो, x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन द x, बस इसकी जगह x आ जाएगा, यहाँ पर नॉट आ जाएगा, ये भी लिख सकते हो आप, सीधा सा है। भाई खुद से खुद कोई 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, मैं खुद से लंबा हो सकता हूँ क्या, नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो मेरा डबलेट बनेगा ही नहीं, तो लिखो हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया, अरे बहुत बढ़िया समझ में आया हो ये बात तो भाई, कोई खुद से अब लंबा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। आओ फॉर सिमेट्रिक, मैं फर्स्ट पे लेट गया हूँ तो मेरी पीछे से पीठ जो है बहुत गंदी हो गई, कोई बात नहीं, देखें आपको पढ़ना है भाई। अगला क्वेश्चन ये क्या, अगली बात क्या कह रहा है, फोर सिमेट्रिक में ये कह रहा है इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर में, वो खुद कह रहा है, क्यों कह रहा है, कह रहा है सिंस एक्स इज द
यहाँ लिख देते हैं, अगर आप ऐसा ना लिखें तो ऐसे लिख देते हैं हम। यहाँ क्या लिख देंगे, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि x कह रहा है y से 7 सेंटीमीटर क्या है लंबा, ये कंडीशन कह रहा है। x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर क्या है प्लस है, ज्यादा लंबा है। ऐसे लिख सकता हूँ, ये पूरी बात लिख सकता हूँ, x इज द एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन द y लिख सकता हूँ। वो लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देन बट y कॉमा x कर रहा हूं, अब इसका मतलब अभी x पहले लिखा तो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अब y लिखा है x पहले x। तो भैया ये बताओ क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? तो आप कहोगे ना साहब, x लंबा है y से 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में कहा गया है, लेकिन y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। लंबा दूर की बात है, बराबर ही नहीं है। जब बराबर ही नहीं है तो भाई ये लंबा कैसे होता है, तो कट जाएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें ये बिलोंग नहीं करेगा। It is implies hence R is not symmetric। भाई सिमेट्रिक भी नहीं निकला, कोई दिक्कत? आओ ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव ले भाई, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ये है इफ x, y, ये कंडीशन गिवन है, बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट y z बिलोंग करता है R में, तब कंडीशन क्या होगी, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। क्या होगा, यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हो चाहो तो ऐसे, 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? चाहे पूरी बात लिखिएगा कि y टैलर देन द z एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन y, तो पूरी बात लिख सकते हैं, अब उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान देखो, इट इज इम्प्लाइज अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y की जगह में ये रख सकता हूँ, इसमें तो रख दो, तो ये हो जाएगा z प्लस 7 यहाँ y की जगह वैल्यू रखती, तो z प्लस 14, यानी x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, ना कि 7 सेंटीमीटर। उसने कंडीशन 70 की दी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन दिखा दूं मैं यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पर अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें ऐसी रफली, ऐसे इक्वेशन क्या मान लें सेकंड, तो यहाँ कर दे रहे हैं फ्रॉम, मैं आपको मैथमेटिकली दिखा देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर y की वैल्यू लगा दीजिएगा, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा z प्लस 7, तो ये हो गया z प्लस 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब x z से 7 सेंटीमीटर तो लंबा नहीं है, 14 सेंटीमीटर आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया, जो कि कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तो लिख दो x z, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? x z से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है। चाहे लिख दीजिए x प्लस जेड प्लस 14, ये मैंने कंडीशन साथ में दिखा दी, साइड से दिखा दी, आप वो वाली कंडीशन से यहाँ लिख कर सकते हो, वरना सीधे सीधे ये फंडा कर सकते हो। तो लिख दोगे हेंस नॉट, हेंस आर इज, यानी जो रिलेशन है वो नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ना रिफ्लेक्सिव निकला, ना सिमेट्रिक निकला, और ना ही ट्रांजिटिव निकला। तो आप समझो ट्रांजिटिव का मतलब होता है मोशन, जो कंडीशन लगती आ रही है वो आगे तक कंडीशन को फॉलो करें। तो देख लीजिए क्वेश्चंस को, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। कह रहा था x इज द एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन द y, तो हमने मान लिया, तो x खुद से खुद लंबा नहीं हो सकता भाई, x y से लंबा है तो y x से लंबा नहीं हो सकता। अगली कंडीशन x y से लंबा है, लेट कर लिया y z से लंबा है, तो x z से लंबा तो होगा, लेकिन 7 नहीं होगा, 7 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 14 सेंटीमीटर है, जो कि कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव भी। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। हाँ, इसमें भाई मैं इसे कराऊंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि गलत है ये कैसे हो सकता है। तो ये लॉजिकली नहीं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होते हैं। मैंने कहा एनसीईआरटी एक पैटर्न को समझा देता है, इसका दूसरा पैटर्न वो नहीं समझाता है। वो ये कहता है ट्रांजिटिव में जो कंडीशन आएगी वहीं समझाऊंगा। पहले तो देखो, पहला वाला तो तुम्हें खूब पता है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो बहुत सिंपल होता है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक दो तो कर ही लोगे।
पॉइंट फंसता है ट्रांजिटिव में, कहां फंसता है? ट्रांजिटिव में। तो आओ फॉर रिफ्लेक्सिव। भैया जरा ये बताओ ध्यान से, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, देन एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर में। इस x की y की जगह x रख दो। अगर मैं यहां पर x रख दूं तो इसका मतलब होगा कि x x की वाइफ है, यहाँ y की जगह कौन आ जाए? x। तो x x की वाइफ हो सकता है, यानी कोई खुद की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता ना, सीधा सा फंडा है, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं भाई। तो कोई खुद का हस्बैंड या खुद की वाइफ नहीं हो सकता भाई। क्या नहीं हो सकता? खुद का हस्बैंड और खुद की वाइफ नहीं हो सकता, आप सब जानते हो। कैसे हो सकता है यार? ये नहीं हो सकता भाई, कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता। मैं अपनी अपना हस्बैंड हो सकता हूं? नहीं हो सकता। मैं अपनी वाइफ हो सकता हूं? नहीं हो सकता। तो भाई नॉट बिलोंग्स टू, यहां लिख दो ये नॉट बिलोंग। क्यों? हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। एक्स इज द नॉट नॉट वाइफ ऑफ एक्स। कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा। तो हेंस आर इज नॉट, अरे सॉरी, रिफ्लेक्सिव। भाई ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सीधा सा फंडा है, ये तो आपने बता देना है खुद पे। बात करते हैं किसकी? बात करते हैं सिमेट्रिक की। फॉर और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कह रहा है? सिमेट्रिक ये कहता है इफ एक्स कॉमा वाई, पहली कंडीशन तो हम क्वेश्चन से ले लेते हैं, जो सीधे सीधे कह रहा होता है एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में। क्यों कर रहा है? सीधा सा फंडा है, सिंस एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। एक्स वाइफ है किसकी? वाई की। अगर वाई कॉमा एक्स उलट दें, लो भाई, एक्स वाइफ है किसकी? वाई की। तो वाई एक्स की वाइफ होगा? नहीं होगा। मान लो मैं किसी की वाइफ हूं, तो वो मेरी वाइफ थोड़ी नहीं हो सकता, मैं वाइफ हूं। या मान लो मैं किसी का हस्बैंड हूं, तो वो मेरा हस्बैंड थोड़ी नहीं हो सकता है। तो सीधा सा है, एक्स अगर वाइफ की वाइफ है तो एक्स क्या हो गई? फीमेल, और ये हो गया मेल। तो ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गई। अब यहां पर ये मेल रहा, मेल फीमेल की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती, मेल तो भाई हस्बैंड ही होता है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गई वाइफ, और ये क्या हो गया? हस्बैंड। अब हस्बैंड वाइफ की वाइफ कैसे होगी? नहीं हो सकती ना, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो उलटने पर ये कंडीशन नहीं बन रही है, तो लिख दो नॉट बिलोंग्स टू, चूंकि वाई इज द नॉट वाइफ ऑफ एक्स। इसलिए बहुत सिंपल से होती हैं ये दोनों कंडीशन। हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। अभी मैराथन में ये सारा क्लियर करेंगे, एक साथ पढ़ाएंगे सारा। अभी तो मैं छोटी छोटी वीडियोस डाल रहा हूँ, छोटा छोटा लाइव क्लासेस चलाना शुरू कर देंगे। इसके बाद आता है भाई सारा खेल इसमें होता है, बस फॉर ट्रांजिटिव। इसमें बच्चे कहेंगे कुछ, सर ये तो गलत पढ़ा रहे हो आप। कैसे गलत पढ़ा रहे हो? देखिए आइए, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है वो मैं आपको समझाऊंगा। इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर में, चूंकि एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। एक्स वाइफ है किसकी? वाई की। अब यहां पर आप लेट कर लो जबरदस्ती, मान लो लेट कर लें, ऐसी मान के दिखा रहा हूं, वाई कॉमा जेड। अब वाई जो है वो हस्बैंड है, यहां पर क्या है? हस्बैंड। कह रहे हैं एक्स इज द वाइफ, एक्स वाइफ है किसकी? वाई की। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? ये हस्बैंड हो गया, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई। ठीक। अब ये हस्बैंड है,
तो किसी की वाइफ नहीं हो सकता किसी भी हालत में, यानी ये कंडीशन बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ये कंडीशन बिलोंग कर ही नहीं सकती। जब ये कंडीशन बिलोंग नहीं कर सकती तो एक्स और जेड का रिलेशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये बिलोंग करता है या नहीं करता है। एक ही कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन इसमें बन ही नहीं रही है। जब बन नहीं रही है तो थोड़ा सा समझो केस को अलग से, थोड़ा देखिए क्या समझना है। एनसीईआरटी एक बात ये छुपा जाती है, वो ये कहती है एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर में। अब वाई कॉमा जेड उसमें दिया ही नहीं है, बिलोंग ही नहीं कर रहा है, मतलब है ही नहीं। जब है ही नहीं तो मैं एक्स और जेड का रिलेशन बना ही नहीं सकता, बना नहीं सकता मतलब चेक कर ही नहीं सकता। तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैं चेक तब करता एक्स कॉमा वाई उसमें होता और वाई कॉमा जेड उसमें होता, तब मैं इसे चेक करके बताता कि अगर है तो ये ट्रांजिटिव है और नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव है। लेकिन जब ये बन ही नहीं रहा है तो मैं ये कंडीशन चेक ही नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता तो ये मैं कह ही नहीं सकता कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या माना जाता है, ये क्लियरली ट्रांजिटिव माना जाता है। क्या माना जाता है? कब? जब पहली कंडीशन बिलोंग कर रही हो दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो होगी क्वेश्चन में, पहली कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन उसमें है ही नहीं। जब है ही नहीं तो तीसरी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में ये छुपा लिया जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो भाई गलत पढ़ा रहे हो सर, लॉजिकली बात ही नहीं हो रही है। ये तो लॉजिकली बात ही नहीं हो रही। लॉजिकली अगर बात देख रहे हो तो लॉजिकली बात ये होगी कि एक्स वाइफ है बाई की, तो बाई जेड की वाइफ हो ही नहीं सकता, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन ना, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है और बाई जेड उसमें बन ही नहीं सकता, रिलेशन ही नहीं बनना है। जब रिलेशन नहीं बनना है तो एक्स और जेड का रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है, तो लिख लो हैंस आर इज क्लियरली ट्रांजिटिव। ये भी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं अगर चाहो तो। ये वाली मैंने आपको समझा दिया क्यों होगा। तो हेंस आर इज क्लियरली ट्रांजिटिव। भाई ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि एक्स कॉमा वाई तो उसमें बिलोंग कर रहा है कंडीशन दी होती है वो। लेकिन वाई और जेड उसमें है ही नहीं तो मैं एक्स और जेड को चेक ही नहीं करूंगा, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। इस कंडीशन में क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। तब आप समझ गए होगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा सही पढ़ा रहा हूं मैं। और एनसीईआरटी में ये ट्रांजिटिव दिया होगा, ये दोनों वो दिए होंगे तो कंफ्यूज होते हैं, कुछ टीचर करा देते हैं कि गलत बात है। अगला क्वेश्चन एक्स कॉमा वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। अरे सीधी सी बात है, एक्स फादर है, एक्स फादर है किसका? वाई का, तो वाई फादर हो नहीं सकता और कोई खुद का फादर नहीं हो सकता, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो एक्स फादर है